हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशबू वैसे तो काफी सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की थी, मगर अपने रंग और मुंह से बाहर निकले दो दांतों की वजह से अपना मजाक बनता देखकर वो अक्सर ही उदास हो जाया करती थी और खुदकुशी करने की भी कोशिशें किया करती थी। मगर अपनी छोटी बहन सुजाता के बारे में सोचकर वो खुद को ऐसा करने से रोक लेती थी। देखते ही देखते वो 28 साल की हो जाती है। उसके रिश्तेदारों को खुशबू की शादी की चिंता सता रही थी, मगर कोई भी लड़का उसे देखने आता तो उसका रंग और चेहरा देखकर निराश हो जाता। एक दिन वो इसी वजह से अपने घर में एक कोने में बैठकर रो रही होती है। सुजाता को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो खुशबू के आंसू पोंछकर बोलती है, दीदी मुझे पता है आप क्यों रो रही हो, और मैं आपको बता दूं कि रोने से किसी चीज का सलूशन नहीं निकलता। तो क्या करूं सुजाता, तू ही बताना। इस काले रंग और बाहर निकले दांतों की वजह से पूरी सोसाइटी और कॉलेज में मेरा मजाक बना हुआ है और इसके कारण मेरी शादी भी तो नहीं हो रही। दीदी मैं आपकी जितनी बड़ी और समझदार तो नहीं हूँ, मगर एक बात काफी अच्छे से समझती हूँ कि इस दुनिया में 9 अरब लोग हैं, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपके लिए बना होगा। सो जस्ट वेट फॉर हिम। सुजाता, एक तू ही तो है जो मुझे समझ पाती है। दीदी आप बड़ी बहन हो मेरी, इसलिए अब इस उदासी को छोड़कर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, एग्जाम आने वाले हैं आपके। सुजाता के मुंह से ऐसा सुनकर खुशबू उत्साहित हो जाती है और अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लग जाती है और उसके एग्जाम्स भी काफी अच्छे जाते हैं और एग्जाम्स के रिजल्ट में अपनी रैंकिंग देखकर खुशबू काफी खुश होती है। वो खुशखबरी देने अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, सुजाता, मैं तेरे लिए एक बहुत मजेदार खुशखबरी लाई हूँ। क्या बात है दीदी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। पहले आप मुझे खुशखबरी दो, फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। जरूर दूंगी, मगर उससे पहले तू अपनी खुशखबरी सुना। नहीं दीदी, ये गलत बात है, पहले आप सुनाओ। अरे मेरा लॉ का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया। ले, मैंने तो अपनी खुशखबरी सुना दी, अब तू भी सुना दे। दीदी मुझे एक काफी कमाल की मैट्रिमोनियल साइट मिली है, वहाँ आपके लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है। तो देरी किस बात की, बना दे फिर मेरा भी प्रोफाइल। ऐसा कहकर सुजाता मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुशबू की प्रोफाइल बना देती है और कुछ अच्छी फिल्टर्स वाली फोटोज भी अपलोड करती है। धीरे धीरे कई लोग उसकी प्रोफाइल को देखते हैं और जब असल में उससे मिलने आते हैं तो निराश होकर लौट जाते हैं। मगर एक दिन सचिन नाम का एक लड़का उसे कॉल करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। खुशबू तैयार हो जाती है। जब सचिन उससे मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर उसे थोड़ी निराशा होती है, मगर जब वो खुशबू से बातें करता है तो उसे लगता है कि उसे खुशबू से ही शादी करनी चाहिए। पैसों की तंगी की वजह से दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के अगले दिन सचिन की माँ लक्ष्मी खुशबू का चेहरा देखकर चौंक जाती है। अरे वो नाच पिटे, ये किसे प्यार लाया? क्या हो गया माँ? ना इसकी शक्ल सूरत है, ना कोई रंग रूप। माँ, आजकल के जमाने में ये रंग रूप और जात पात कौन देखता है? जात पात तो चल जाता, जरा खुद ही देख इस शक्ल को, कैसा जला हुआ भटूरे जैसा चेहरा लगता है इसका, और फावड़े जैसे दांत। माँ, आप उसे ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी पत्नी है। सचिन, ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ और तूने इस लड़की से शादी करके पूरे खानदान में मेरी नाक कटवा दी। माँ, जो भी हो वो मेरी पसंद है। अपनी बात पूरी करके सचिन वहाँ से चला जाता है, मगर खुशबू एक कोने में खड़ी होकर ये सब सुन लेती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। खुशबू के रोने की आवाज सुनकर सचिन जल्दी से भागता हुआ कमरे में जाता है और खुशबू को चुप करवाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, खुशबू, अपना ये रोना धोना बंद करो। तुम ऐसे लोगों की बात सुनकर खुद को डिमोटिवेट क्यों कर लेती हो? क्या करूं सचिन, मैं खुद को रोने से रोक ही नहीं पाती। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो और मजाक उड़ाने वाले लोगों को जवाब देना सीखो। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लोगों को जवाब देकर सबक सिखाना है और एक चैन की जिंदगी जीनी है, या फिर अपनी जिंदगी के हर दिन लोगों के ताने सुनकर घुट घुट के गुजारने हैं। मैं यूँ रोज रोज घुट घुट कर नहीं जी सकती। तो खुशबू, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोच लिया है,
कि अब मैं हर उस इंसान को सबक सिखाऊंगी जो मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक उड़ाता है। सचिन किसी तरह उसे समझा बुझाकर चुप करवा देता है और अपनी बातों से मोटिवेट करता है, जिसके बाद खुशबू अपने नए कोर्स की पढ़ाई में लग जाती है और अब उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में जब वो स्पीच दे रही होती है, तभी कुछ छिछोरे उसे काली कलोटी जैसे नामों से चिढ़ाते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद खुशबू बड़े ही गुस्से से उन लड़कों के पास जाती है और उनमें से एक का कॉलर पकड़कर बोलती है, हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे काले होने से? खुशबू का गुस्सा देखकर लड़के काफी डर जाते हैं और डरते हुए एक लड़का बोलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तभी तो तू मेरी स्पीच के बीच में चिल्ला रहा था। मैं नहीं था वो। झूठ मत बोल। ऐसा कहकर खुशबू उस छिछोरे लड़के को एक जोरदार तमाचा मारती है। लड़के को चाटा पड़ने के बाद काफी सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर खुशबू पुलिस को कॉल कर देती है, जो कि उस लड़के को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर से स्टेज पर जाकर वो स्पीच देने लगती है। दोस्तों, साथियों, आप सबने देखा कि कैसे कुछ छिछोरे लड़कों ने मुझे परेशान किया, मेरे रंग और मेरे दांतों का मजाक बनाया। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से मैं कुछ ऐसे ही लोगों की बातों को सह रही थी, लेकिन अब उसकी हद पार हो चुकी है और मैंने अब अपने लिए आवाज उठाना भी सीख लिया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के लोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं के साथ ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की वजह से वो डिप्रेशन में इतना ज्यादा चले जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते। किसी को भी हमारे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हैं। उन्हें कम से कम 10 साल की जेल करवा सकती हैं। आमतौर पर गांव से आई लड़कियां जो कि शहर में कुछ काम करने आती हैं, उन्हीं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आप अपनी आवाज को आगे लाइए। हम सब मिलकर इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। ये भाषण सुनने के बाद खुशबू का भाषण अखबार में छपता है और कई सारे टीवी चैनल पर भी उसका इंटरव्यू दिखाया जाता है। कुछ दिनों बाद राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खुशबू को महिला विभाग में एक पद प्रदान किया जाता है और उसे सम्मानित भी किया जाता है। सुरभि अपने परिवार के साथ रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। भोले स्वभाव के कारण वो सबकी बातें सिर्फ सुना करती थी, लेकिन उसके इस भोलेपन को लेकर उसकी माँ सुनीता बेहद चिंता में रहती थी। एक दिन वो मंदिर में प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, मानती हूँ कि मेरी ये बेटी आपसे मुझे कितनी मन्नतों के बाद मिली है, लेकिन प्रभु आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही भोला बनाकर भेज दिया। आज के इस तेज तर्रार जमाने में मेरी ये भोली बेटी कैसे सबकी चालें समझेगी? क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही वक्त बीतता है और वो अपने जानकार से एक अच्छे लड़के की तलाश करने को कहती है। एक दिन उनके घर अनिल नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ के साथ चल कर आता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सुनीता उन्हें शादी में सब कुछ देती है और विदाई के समय सुनीता अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, बिटिया, ये तेरा मायका था, लेकिन अब तू अपने ससुराल जा रही है। आज से तेरा नया सफर शुरू होने वाला है, इसलिए अब अपनी सास को ही अपनी माँ समझकर उनका ख्याल रखियो। जा लाडो। बेटी को समझाने के बाद भी सुनीता की चिंता और बढ़ने लगती है और वो उसकी सास रमा के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, रमा जी, अब अपनी अमानत हम आपको सौंप रहे हैं। सुरभि बेहद भोली और सरल है, तो उससे कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी और मेरा अनिल तो उसे पलकों पर बैठा के रखेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इस तरह वो अपने ससुराल आ जाती है और रमा उसका स्वागत करते हुए बोलती है, सुरभि, इस कलश को गिरा और जल्दी से अंदर आ जा, और भी रस्में करनी है। रमा की बात सुनकर सुरभि उसकी तरफ देखने लगती है और रमा बोलती है, अरे देख क्या रही है, पुतला बनकर क्यों खड़ी है? सुना नहीं क्या तूने?
जल्दी से इस कलश को गिराकर अंदर आ। सुरभि जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद रमा बाकी की रस्में करती है और सुरभि अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीत जाती है। जिसके बाद रमा अपने मन ही मन में आग बबूला होकर बोलती है, सत्यानाश हो, अंगूठी इसके हाथ में लग गई। अरे मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, ये मेरे बेटे पर कभी राज नहीं करेगी। मैं इसकी हेकड़ी निकाल दूंगी अगर इसने ये सोची भी तो। मैं तो इसे खिलौना बनाकर रखूंगी, जो मैं कहूंगी ना वही करेगी ये। बहू जा अपने कमरे में, और हाँ कल जल्दी उठ जाइयो, समझी ना। रमा के कहने पर सुरभि कमरे में चली जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। ऐसे ही आधी रात बीत जाती है और सुरभि को नींद आती है। देर से सोने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाती और रमा उसके कमरे में आकर उस पर एक बाल्टी पानी फेंकते हुए बोलती है, खुल गई नींद? मैंने तुझे कल ही चेतावनी दी थी ना कि सुबह उठियो, सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन तू आराम से सो रही है, बेशर्म नासपिटी। माँ माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, रात सोने में देरी हो गई थी। अनिल जी कमरे में भी नहीं आए, कहाँ है वो? अरे नासपिटी, तू सोती रह गई। मेरा बेटा सुबह ही दफ्तर चला गया। और क्या कहा तूने? माँ? मैं माँ नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, समझी ना। आज से मुझे सासू माँ बुलाइयो। जी सासू माँ। सीधी साधी सुरभि रमा की सभी चाल और हकीकत से अनजान थी। वो जल्दी से नहा धोकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और रमा अपने मन में बोलती है, ऐसी ही लड़की चाहिए थी मुझे, जो हमेशा मुझसे डर कर रहे। मैं इसे खिलौने की तरह जैसे चाहूंगी वैसे काम कराऊंगी। बस इससे ये बात हमेशा छुपा कर रखनी होगी कि हमने सिर्फ इसे पैसों के लिए बहू बनाया है। भूलकर भी इसे कियारा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सुरभि जल्दी से रमा को नाश्ता देती है। नाश्ता करने के बाद रमा उसे ढेरों काम की लिस्ट देते हुए बोलती है, सुरभि, मेरे कमरे की बेडशीट, पिलो कवर और हाँ पर्दे भी चेंज कर दियो, और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं उन्हें भी धो दियो, और हाँ पूरे घर के जाले भी उतार दियो, और शाम के खाने की तैयारी जरा जल्दी करियो। जी माँ जी, सॉरी सासू माँ। सुरभि जल्दी से रमा के कमरे का सब कुछ चेंज करके बाथरूम में कपड़े धोने लगती है और जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाली होती है कि तभी रमा बीच में टांग अड़ाते हुए कहती है, ओ मेरी आलसी बहू, अरे मशीन में नहीं धोने ये कपड़े। माँ जी तो कैसे धुलेंगे इतने सारे कपड़े? देखिए कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हैं। तेरी माँ ने कहा था कि तू बड़ी बोली है, लेकिन तू तो छुरी जितनी तेज ज़बान चला रही है। कान खोल कर सुन, ये सारे कपड़े तू अपने हाथों से धो, वो भी आधे घंटे में। और एक भी कपड़े में गंदगी रही ना तो मैं तुझे इन कपड़ों से भी बदतर धोऊंगी, समझी? चल शुरू हो जा। जी ठीक है, समझ गई माँ जी। रमा के डर से सुरभि अपने हाथों से ही कपड़े धोने लगती है और रमा अपने कमरे में आराम फरमाते हुए ड्राई फ्रूट्स खाते हुए टीवी का मजा लेकर बोलती है, सही ही कहा था इसकी माँ ने, ये बहुत बोली है। तभी तो जो मैं कहती हूँ फटाफट करती है, बिल्कुल खिलौने की तरह मेरे इशारों पर नाच रही है। बस अनिल के अगले प्लान के अंजाम तक इसे ऐसे ही खिलौने की तरह नचाना है मुझे। ऐसे ही वक्त बीतता है और रमा लगातार सुरभि के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती। लेकिन कहते हैं ना, जब हद पार हो जाती है तब गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरभि बोलती है, सासू माँ सारा काम हो गया, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है अनिल के बारे में पूछेगी। मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, समझी ना? जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। लेकिन माँ जी। अरे जा जल्दी। सुरभि किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और खुद से बोलती है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अनिल जी और माँ जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुरभि चाय लेकर आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए चाय। ला दे जल्दी। रमा चाय पीने लगती है, लेकिन सुरभि उसे वहीं खड़ी होकर देखती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, अरे अब खड़ी क्यों है और ये तो मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? माँ जी मुझे इस घर में बहू बनकर आए एक लंबा वक्त हो गया है। आखिर अनिल जी कहाँ हैं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है या फिर उनकी जिंदगी में कोई और है जो वो मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हैं? बोलिए माँ जी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे ये अचानक तेरे खाली दिमाग में इतने सवाल कहाँ से आ गए? पागल वागल तो नहीं हो गई तू? तेरे खाली दिमाग में कहीं शैतान तो नहीं विराज गया ना? जा जाकर काम कर, समझी ना? माँ जी बस बहुत हो गया, अब आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना बंद कीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, खिलौना नहीं। मैं भोली थी लेकिन बेवकूफ नहीं।
कोई तो बात है जो आप दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। सुरभि के लगातार सवाल पूछने पर रमा को ये एहसास हो गया था कि अब उसे और बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो अकेले में मौका पाकर अपने बेटे अनिल को कॉल करती है और उसे बुलाती है, जिसके बाद रमा अपने बेटे अनिल को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे बोलती है, अनिल, मुझे लगता है अब इसे और अपने इशारों पर नचाना ना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है, कल ये तेरे बारे में पूछ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने बात संभाल ली। वैसे तूने कियारा से बात की? सुरभि ये सब बाहर से सुन लेती है और बोलती है, ये कियारा कौन है और ऐसी कौन सी बात है जो सासू माँ और अनिल जी बंद कमरे में बात कर रहे हैं? मुझे यहीं से सब कुछ सुनना होगा। माँ, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा उलझाया था कि अब वो मुझसे जल्दी से शादी करना चाहती है, फिर हम और अमीर हो जाएंगे। वाह मेरे लाल, बहुत खूब। लेकिन इसे भी तो अपने रास्ते से हटाना होगा ना, तभी तो। हाँ, लेकिन माँ ये कर भी क्या लेगी? इतने महीनों से तो आप इसे खिलौनों की तरह अपने इशारों पर नचा रही थी, बेवकूफ कहीं की। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी ये सारी चाल और साजिश बाहर खड़ी सुरभि सुन चुकी थी। सच जानकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो होश खोने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वहाँ से दबे पांव अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी सुरभि बोलती है, रुकिए इंस्पेक्टर, इन दोनों को कड़ी सजा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों दौलत और शोहरत पाने की होड़ में एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। सुरभि, हमें माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना, प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। तभी तुम्हें ये अकल आएगी कि इंसान कोई कठपुतली या खिलौना नहीं जिससे खेला जाए। और एक बात सासू माँ, क्या कहा था आपने कि मैं खिलौना हूँ जिसे आप अपने इशारों पर नचाएंगी? तो अब कैसा लगा आपको इस खिलौने का खलनायक अवतार? आगे से किसी के साथ ऐसा करने से पहले दोनों को ये हथकड़ी जरूर याद आएगी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब ने। देखा आपने, भोली सुरभि ने न सिर्फ अपने आप की बल्कि एक और लड़की की जिंदगी को तबाह होने से बचा लिया। भोली सुरभि अपनी सास की हिंसा और उसे खिलौना समझने की भूल को गलत साबित करके ये दर्शाती है कि खिलौने को खलनायक बनते देर नहीं लगती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालात बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अदिति एक अच्छी कॉलेज स्टूडेंट थी और उसे खाना पकाना और खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो जब भी कुछ नया खाती या पकाती थी, फिर पकवान की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती थी, जिससे उसकी प्रोफाइल पर लाखों लाइक्स और फॉलोअर्स आते थे। उसकी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन उसे इंटरनेट से चाइनीज सॉल्ट के बारे में पता चला और फिर उसने कुछ चाइनीज सॉल्ट से पकवान बनाए और उसे खूब पसंद आए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसे ढेरों लाइक्स और कमेंट्स भी मिले, जिसकी वजह से अब वो हर खाने में जरूरत से ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और फिर कुछ समय बाद एक दिन अदिति की माँ मंजू बोली, अदिति, मैं चाहती हूँ कि तू भी अब शादी कर ले ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं बस 25 साल की हुई हूँ, कर लूंगी शादी। बेटी, तुझे पता है हमारे जमाने में तो 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और तू तो 25 साल की होकर भी मना कर रही है। माँ, वो आपका जमाना था, आज का जमाना मॉडर्न हो गया है और आज के जमाने में कोई नहीं करता इतनी जल्दी शादी। इसलिए जब मेरा मन होगा ना शादी करने का तो मैं आपको बता दूँ। बेटी, एक दफा देख तो ले इस फोटो को, बहुत सुंदर लड़का है। अदिति फोटो देखती है और उसे कुणाल पसंद आता है और वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों में कुणाल के घर वाले अदिति को देखने आते हैं
और अदिति चाइनीज सॉल्ट से उनके लिए नाश्ता बनाती है। कुणाल की माँ शोभा तो जमकर अदिति के खाने की तारीफ करती है। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे शोभा जी, लाखों में एक है मेरी बेटी, हर तरह का खाना बना लेती है और तो और कई सारे कुकिंग शो भी जीते हैं इसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कुणाल भी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा नए नए पकवान खाने। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस कुणाल और अदिति को अकेले में थोड़ा वक्त बिताने दीजिए ना, दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदिति और कुणाल छत पर जाते हैं और कई सारी बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। सबकी रजामंदी से कुछ ही महीनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद अदिति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और उसे शोभा की कही गई तारीफें याद आती हैं। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये सब सोचकर मंजू खुद से बोलती है। उस दिन भी खाना मैंने चाइनीज सॉल्ट से बनाया था, जो माँ जी को और कुणाल जी को काफी पसंद आया था। ऐसा सोचकर वो खाने में काफी सारा चाइनीज सॉल्ट डालती है और कुछ देर बाद अदिति सबको खाना परोसने लगती है और शोभा खाना खाते ही उल्टी करने लगती है और बोलती है, ओ बहू, ये तूने खाना बनाया या जहर? अगर तेरा बनाने का मन नहीं था तो पहले ही बता देती ना, मैं खुद बना लेती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने स्वाद के लिए कुछ ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट डाल दिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटा, एक बार तो खुद ही चख कर बहू को बता दे खाना कैसा बना है। माँ की बात सुनकर वो खाना मुंह में डालता है और वो भी उल्टी कर देता है। फिर वो अदिति से बोलता है, अरे अदिति, इसमें सच में काफी ज्यादा नमक है, खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद एक बार चख लो। ये सुनकर अदिति कुणाल की प्लेट में से एक चम्मच खाना चख कर देखती है और बोलती है, इतना टेस्टी तो है खाना, आप मेरे खाने की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाइए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खा लूंगी। आप अपने लिए कुछ और बना लीजिए, मैं तो यही खाऊं। ऐसा कहकर अदिति अपना बनाया हुआ खाना अकेले ही खाने लगती है और शोभा अपना सर पटक लेती है। उसे कुणाल और खुद के लिए मजबूरन रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं मगर अदिति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रोज रोज ज्यादा नमक वाला खाना बनाती है, जिसकी वजह से रोज रोज कई सारा खाना बर्बाद होता है। और फिर एक दिन अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो कुणाल से बोलती है, कुणाल जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुणाल जी। कुणाल जल्दी से भागा भागा अदिति के पास आता है और उसके सर और हाथ को छू कर देख के बोलता है, क्या हुआ अदिति तुम्हें? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कुणाल जी, मेरे सिर और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम आराम करो, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल फटाफट शोभा को बुलाता है और शोभा आकर कुणाल को फैमिली डॉक्टर को बुलाने की कहती है। कुणाल कई बार डॉक्टर गुप्ता को कॉल करता है मगर कॉल नहीं लगता, जब तक शोभा अपनी बहू के लिए जूस लेकर आती है और अदिति से बोलती है, बहू, तू जब तक जूस पीकर आराम कर, तब तक मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर शोभा अपने आसपास भटकती है मगर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। और इधर दूसरी तरफ अदिति की तबीयत काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी कुणाल डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए और 6 महीने बाद वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज। इसी के साथ कुणाल का साथ देते हुए शोभा बोलती है, देखिए डॉक्टर साहब, अब उसकी जिंदगी आपके ही हाथों में है, आपको उसे बचाना ही होगा। ठीक है माँ जी, आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए, मैं पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा।
डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद अदिति बच जाती है। डॉक्टर आईसीयू से निकलकर शोभा को कहते हैं, देखिए माँ जी, आपकी बहू अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। उनको आराम की सख्त जरूरत है। आपको उनका खास ख्याल रखना होगा, तभी वो रिकवर हो पाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपने उसे बचा लिया। देखिए, खेल खेलने वाला तो वही है, बस हम तो सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। सब उसी की मर्जी है। इस तरह अदिति को सीख मिलती है कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग किस तरह हानिकारक हो सकता है और वो अपनी आदतों में सुधार करती है। और अब वो बाकी लोगों को अपना उदाहरण देकर समझाती है कि चाइनीज सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।